हे माय लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ का न्यू चैप्टर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रेयांश जो इस वक्त अपने केबिन में बैठे हुए थे और वो उसी लड़की की डायरी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस भी हो रहे थे। लेकिन तभी उनके केबिन में कुछ लोग की एंट्री होती है और वो डायरी को फाइल के नीचे रख देते हैं। उनके 3 एम्प्लॉयज़ अंदर आते हैं। रघुवीर जो मैनेजमेंट हेड था, पीटर जो लॉजिस्टिक हेड था और वहीं फ़हीम जो डीलिंग के ऑर्डर वगैरह को देखता था। और उसे डीलिंग कोऑर्डिनेटर कहना गलत नहीं होगा। तीनों हाथ में फाइल्स और टैबलेट लिए एक के बाद एक कुर्सी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। रेयांश जो बस एक बार अपनी नज़र उठाकर उन तीनों को घूरते हैं। रघुवीर जो अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, गुड इवनिंग सर। रेयांश जो बस अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। रघुवीर जो आगे कहता है, सऊदी शिपमेंट वक्त पे पहुंच गई है। 2 कस्टम अफसरों को हैंडल कर लिया गया है और पेपर्स भी पूरी तरह से क्लीन है। रेयांश जो कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, कौन सा मॉडल था? फ़हीम जो बताता है, JK90 एंड ब्लैक विडो। इन दोनों की कंफर्मेशन मिली थी तो हमने शिपमेंट करवा दी है। वही रेयांश की नज़र पीटर पर जाकर के रुकती है। पीटर जो टैबलेट को आगे बढ़ाते हुए रेयांश को दिखाते हुए कहता है, सर नेक्स्ट शिपमेंट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द प्रोसेस टिल फ्राइडे, बट सर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वन मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। रेयांश जो पीटर की तरफ देखते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, इफ़ एनी मशीन इज़ मेल फंक्शनिंग रिप्लेस इट बाय टुमारो, नो एक्सक्यूजेस, आई डोंट टॉलरेट डिलेज। And yeah, the next consignment is for Abu Dhabi. Log the target date 2 weeks from today. तीनों अपना सर झुकाते हैं और फिर से उन्हें ग्रीट करते हुए केबिन से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। रेयांश अग्निहोत्री दुनिया को दिखाने के लिए जाने माने फिल्म के प्रोड्यूसर, लेकिन उसके साथ ही दुबई में उनका कुछ इलीगल बिजनेस चलता था जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम अपने दुबई में ही रहा करते थे। जितने भी लोग रेयांश अग्निहोत्री के इस बिज़नेस के बारे में जानते थे वो उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टाइकून कहते थे। वो भारत की सबसे बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के मालिक थे। बंदूकें, स्पेशल हथियार, कस्टम डीलिंग्स जो कानून की नज़रों में तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी कंपनी का नाम भले ही अग्निहोत्री ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ हो, लेकिन असली खेल उसके ब्लैक सेक्टर में होता था, जहाँ से हर महीने हज़ारों हथियार बनते थे और विदेशों में बिकते थे। एम्प्लॉयज़ के जाते ही रेयांश की नज़र फिर से जिया की डायरी को ढूंढने लगती है। वो भी फाइल्स को साइड में रखते हुए उस डायरी को अभी हाथ में पकड़े ही थे कि तभी धीरे से प्रियंका जो अंदर आते हुए कहती है, सर मे आई कम इन? उनका सामने की तरफ देखते हुए वो एक बार प्रियंका को घूरते हैं जिसके हाथ में इस वक्त कॉफ़ी का मग था। ना चाहते हुए भी रेयांश फिर से उस डायरी को साइड में रखते हैं और उसे अंदर आने के लिए परमिशन दे देते हैं। वो सिर्फ उसको प्रिटेंड कराने के लिए अपने हाथ में फाइल्स वगैरह पकड़ रखे थे। प्रियंका जो उनसे कहती है, सर हमें कब तक वापस जाना है? रेयांश उसको घूरते हुए देखकर कहते हैं, तुम्हें काफ़ी जल्दी तो जा सकती हो। प्रियंका जो कहती है, नहीं सर, बट मैं आपके साथ ही जाना पसंद करूँगी, लेकिन सारे लोग ऑफिस से निकल रहे हैं, हम भी चलें? वैसे भी दुबई में सेकेंड टाइम ही तो आ रही हूँ, पहली बार तो मैं ज़रा भी घूम नहीं पाई थी। इस बार मेरा थोड़ा मन है, अगर आप मुझे ले चलें तो। रेयांश अपनी भावे से कोरते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें घुमाने के लिए यहाँ पर आया, मेरे पास और कोई काम नहीं है। प्रियंका जो कहती है, अब प्लीज़ सर, इट्स माय रिक्वेस्ट। रेयांश अभी आगे कुछ बोलने वाले थे कि तभी उनका फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है। प्रियंका जैसे ही रेयांश के फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्द ही उसे पूरी तरह छुपा लेती है। फ़ोन पर इस वक्त रेयांश के डैड का कॉल आ रहा था। रेयांश एक बार स्क्रीन की तरफ देखते हैं और उन्हें प्रियंका का सारा चाल समझ में आ जाता है। वो फ़ोन को रिसीव करते हुए अपने कान से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ से वीरेंद्र प्रताप अग्निहोत्री जो रेयांश के डैड थे, वो हल्का खुश होते हुए लहजे में कहते हैं, मैंने सुना है प्रियंका के साथ दुबई में गए हैं आप। रेयांश एक बार प्रियंका की तरफ घूरते हैं और धीरे से कहते हैं, वीरेंद्र जी जो आगे रेयांश से कहते हैं, दुबई में तो काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है। बच्चे का ज़रा मन था, उम्मीद करता हूँ आप उसे निराश नहीं करेंगे।
रेयांश जो अपने एक उंगली को अपने फोरहेड पर टिकाते हैं और पीछे की तरफ लीन होकर के अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, डैड मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास यहाँ पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और अगर इसे घूमना है तो मैं किसी एम्प्लॉय के साथ इसे भेज दूंगा। साथ में मेरे बॉडीगार्ड्स भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीरेंद्र जी जो कहते हैं, वो तुम्हारी फ्रेंड है, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, हर जगह एक साथ घूमते हो, एक साथ रहते हो, अरे एक मेंशन में रहते हो तुम दोनों। अभी वीरेंद्र जी बात कर ही रहे थे कि तभी फोन अचानक से उनके हाथ से कोई छीन लेता है और थोड़े टॉन्ट भरे लहजे में कहता है, हमारी इज्जत की तो परवाह ही नहीं है किसी को। लड़की के साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन शादी की बात कर दो तो बस मुंह बन जाता इनका। रेयांश जो अपने फैमिली के इस ड्रामे से काफ़ी हद तक परेशान हो चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें इसी तरह के टॉन्ट सुनने को मिलते थे। प्रार्थना जी जो रेयांश से कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती, उसका मन है तो जा कर के घुमाओ उसे। कितनी प्यारी सी लड़की है, जैसा तुम कहते हो वैसा करती है, तुम्हारी हर बात को इतना प्यार से मानती है। इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी बहू ना तो मुझे मिलेगी और ना ही इतनी अच्छी बीवी तुम कहीं ढूंढ पाओगे रेयांश। रेयांश जो जोर से ग्लास को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसे दबाते हुए कहते हैं, मॉम। प्रियंका जो हल्का एक्साइटेड होते हुए रेयांश की तरफ ही लगातार देखे जा रही थी। उसे पता था कि रेयांश अपनी मॉम डैड की बात को टाल नहीं सकते। रेयांश उसकी शक्ल को देख देख करके परेशान हो रहे थे और वो उसको इशारे से ही बाहर की तरफ जाने के लिए कह देते हैं। प्रार्थना जी जो रेयांश से कहती हैं, क्या मॉम कुछ बोलोगे आगे? बताओ अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो। रेयांश जो कहते हैं, मिल जाएगी आपको बहू और बहुत जल्दी अच्छी बीवी भी मिल जाएगी मुझे, लेकिन इसके लिए इतना डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना जी जो कहती हैं, हाँ हाँ क्यों भाई डेस्परेट होंगे, अपने 27 साल गुजार दिए, 28 साल के हो चुके हो तुम। अरे बुढ़े से कौन शादी करेगा रेयांश? रेयांश जो अपने सर को थोड़ा रब करते हुए कहते हैं, 28 साल में कौन बुढ़ा होता है मॉम? और आपको क्या लगता है आपका बेटा बुढ़ा हो गया है? अभी चाहूँ तो लड़कियों की लाइन खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं इंटरेस्ट है इन सब में। प्लीज़ मुझे काम पर फोकस करने दिया करिए आप। और प्रियंका को मैं कहीं नहीं लेकर जा रहा, वैसे भी मुझे वो बहुत ही अजीब लगती है। आप लोगों की वजह से उसे अपने साथ झेल रहा हूँ। अगर मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो तो मैं उसे नौकरी से भी निकाल दूंगा। प्रार्थना जी जो कहती हैं, हाँ हाँ जो मन चाहे वो करो, हमारी बात क्यों मानोगे? हमने तो बस पाल करके तुम्हें बड़ा कर दिया, अब तुम हुक्म जताओ हम तुम्हारी बातें माने। जो मन चाहे वो करो, आज तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। एक बात नहीं सुनता ये लड़का, ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या है? और वो एकदम से रोते हुए फ़ोन को वीरेंद्र जी के हाथ में थमा देती हैं। रेयांश की कमज़ोरी थी उनके मॉम के आंसू और उनके डैड की खुशी। वीरेंद्र जी जो कहते हैं, रुला दिया ना अपनी माँ को। रेयांश अपने डैड को समझाते हुए कहते हैं, डैड आप लोग क्यों नहीं समझते, हर लड़की के साथ अगर मैं घूम रहा हूँ या फिर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बीवी बनने के लायक है। और प्रियंका में तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ डैड। वीरेंद्र जी जो कहते हैं, तो फिर लाइए ना कोई अपने हिसाब की लड़की जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। रेयांश अपनी मुट्ठी कस के बांधते हुए कहते हैं, मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, और जिस दिन होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। वो थोड़ा पीछे की तरफ बेंड होते हुए अपने चेयर पर आराम से लीन हो जाते हैं और अपने सिर को थोड़ा ऊपर की तरफ टिकाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं। रेयांश ने जैसे ही आंखें बंद की थी, उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत प्यारी लगभग 17 साल की लड़की का चेहरा घूम जाता है, जो इस वक्त खुशी के आगोश में पूरी तरह से डूबी हुई थी। और वो इधर उधर खिलखिलाते हुए हंसते हुए रेयांश से कहती है, आपको पता है फाइनली आपकी ये जो पगलू सी बेकार सी और नकारा सी बहन थी ना, अब उसे फीमेल लीड का रोल मिला है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बदौलत कुछ करूँ। आपके लिंक से मुझे अगर मूवी मिल भी जाती तो इट वॉज नॉट सो सेटिस्फाइंग फॉर मी, लेकिन मुझे मेरे टैलेंट की वजह से काम मिला है। वही रेयांश उसे पूछते हुए कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कौन सी मूवी है, कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रोड्यूसर है, कुछ तो बताओ उसके बारे में। वो लड़की जो अपने सर को धीरे से नाम हिलाती है और हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जिया जो हॉस्पिटल बेड पर बैठी हुई अपनी सहमे निगाहों से इधर उधर देख रही थी। हर पल उसे इस बात का खौफ सता रहा था कि कहीं उसके घर वालों में से कोई उसे ढूंढ ना ले। वह भी इधर उधर पेशेंट्स को देख ही रही होती है कि तभी वो देखती है एक डॉक्टर जो कि कॉर्नर में खड़ा हुआ
लगातार जिया पर अपनी नज़र टिकाए हुआ है। वैसे तो वो अपनी राइटिंग पैड पर पेशेंट की कुछ बातें सुन करके लिखे जा रहा था, लेकिन रह करके उसकी नज़र जिया पर चली जा रही थी और अनजाने में ही जिया और उस डॉक्टर की नज़र मिल जाती है। जिया जो अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ करते हुए खुद से कहती है, कहीं ये चाचू का आदमी तो नहीं, कहीं मुझे ढूंढ तो नहीं लिया चाचू ने। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। वो लगातार कांपना शुरू कर देती है और उसके हाथ जो कि लगातार उसी को हर्ट किए जा रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी। घर का नाम सुनते ही जिया की हालत ख़राब होने लगती थी और तभी उसे एहसास होता है कि वो डॉक्टर अपने कदम को जिया की तरफ ही बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा घबराने लगती है और वो जल्दी से अपनी सिटिंग पोजीशन को चेंज करके लेटने लगती है। लेकिन तब तक वो डॉक्टर जिया के ठीक सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जिया जो अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ करके अपने करवट बदल लेती है। वो डॉक्टर जो कि स्टूल लेता है और जिया के ठीक सामने आकर के बैठते हुए कहता है, हाय। उसकी आवाज़ काफ़ी पोलाइट थी। जिया जो धीरे से अपनी नज़र को उसकी तरफ करते हुए कहती है, हेलो। वो लड़का जो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वेल माई सेल्फ डॉक्टर विराज, मैं भी न्यू ही अपॉइंट हुआ हूँ यहाँ पर। वैसे तुम्हें फर्स्ट डे देखा है, आज ही एडमिट हुई हो। जिया जो धीरे से कहती है, हाँ हाँ हाँ, आज आज नहीं, कल रात में हुई थी। वो डॉक्टर जो कहता है, अच्छा तो कल रात ऐसा क्या हुआ था। जिया इस तरह से उसे इन्वेस्टिगेशन करता हुआ देख कर कहती है, आपको क्या लेना देना मुझसे, आप जाइए ना यहाँ से। वो डॉक्टर जो मुस्कुराते हुए कहता है, इतना घबरा क्यों रही हो। अच्छा वैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई अटेंडर नहीं है, अकेले आई हो। जिया जो कहती है, मैं अकेले, हाँ, नहीं है मेरे साथ कोई, वो आने वाले शाम को। जिया को कुणाल की याद आ जाती है और उसे लगता है कि वो जल्द से जल्द उसे आए और यहाँ से ले जाए। वहीं विराज जो कहता है, ओके वैसे मिलकर जाना मुझसे जब भी जाना, डिस्चार्ज पेपर मैं तुम्हारा बनवा दूंगा। जिया जो कहती है, थैंक्स फॉर योर फेवर, बट मैं देख लूँगी, जैसा होगा बताऊँगी आपको। विराज जो कहता है, वैसे तुम। जिया जो कहती है, आपको मुझसे सवाल क्यों करना है, आप चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। जिया जो लगातार उस डॉक्टर को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, जिससे विराज उसकी बात को समझते हुए कहता है, ठीक है जाता हूँ। अच्छा वैसे ये चोट कैसे लगी तुम्हें, क्या हुआ था कल। जिया जो इस तरह से बार बार सवाल करता हुआ देखकर कहती है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बहुत जल्द मेरे अटेंडर आने वाले, वो मुझे ले जाएंगे। अब और कुछ सवाल करना है आपको। विराज अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से भी जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो फिर से जिया की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या मैं इस खूबसूरत लड़की का नाम जान सकता हूँ। जिया जो उस डॉक्टर को देखते हुए कहती है, मेरा नाम जी। लेकिन जैसे वो अपना नाम बताने वाली होती है, उसे याद आता है कि उसने अपना नाम कुणाल को कुछ और बताया था, जिसकी वजह से अपना नाम बदलते हुए कहती है, शमा, शमा नाम है मेरा। डॉक्टर जो हल्का सा जिया की तरफ बेंड होता है और धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, मुझसे डर रही हो। जिया अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं डर नहीं रही हूँ, पर आप अपने पेशेंट के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं, शर्म नहीं आ रही आपको। वो डॉक्टर जो उसको देखते हुए कहता है, फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बस पूछ रहा था, डॉक्टर का तो काम ही होता है पेशेंट का ख्याल रखना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके। और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। जिया के सांस में जाकर के सांस आई थी जब वो वार्ड से बाहर निकला था और वो तुरंत ही एक स्टाफ को बुलाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर। वो स्टाफ जो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हो गया। जिया के सिक्स सेंस जो कि उसको बार बार इत्तला कर रहे थे कि कोई तो है जो यहाँ पर उसे जानता है और वो उसके घर वालों को सब कुछ इन्फॉर्म कर देगा, शायद ये उसका डर ही था, मगर फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो स्टाफ जैसे ही जिया के पास आती है, जिया जो उस स्टाफ से कहती है, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, आप प्लीज़ ये हटा सकती हैं। उसके वेंस में इस वक्त इंट्रा लगा हुआ था। वो स्टाफ जो कहते हैं, ठीक है रुको, वैसे भी तुम्हारी ड्रिप बंद करनी है। उस स्टाफ ने जिया के हाथ से इंट्रा निकाला था। जिया तुरंत ही खड़ी होती है और थोड़ा रफ्तार से वॉशरूम की तरफ भागने लगती है, लेकिन फिर वो अपने ही सर पर मारते हुए कहती है, मैं अपना सामान कैसे छोड़ सकती हूँ, उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर वो जब देखती है कि पूरे वार्ड में इस वक्त ना तो कोई सिस्टर और ना ही कोई डॉक्टर है, तो वो धीरे से अपने बैग को उठाती है और उसमें फ़ोन डालती है और फिर जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागने लगती है।
वो उस वार्ड से बाहर निकल गई थी और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से भी बाहर निकलने का सोचती है। उसे अभी भी भागने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 3 दिनों से उसने ना तो ठीक से कुछ खाया था और ना ही वो ठीक से सो पाई थी। वैसे 3 दिन तो क्या, उसकी तो पूरी ज़िंदगी ही इस स्ट्रेस में निकली थी। वो हिम्मत करते हुए बाहर की तरफ अपनी कदम बढ़ा लेती है, लेकिन जैसे ही वो ठीक हॉस्पिटल के बाहर के गेट पर खड़ी होती है और गहरी गहरी सांस भरती है, तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा शख्स आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आवाज़ जिया को कुछ जानी पहचानी महसूस होती है। वो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाती है तो ये कुणाल था। जिया उसे देखते हुए कहती है, आप आ गए। मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। मुझे आप प्लीज़ मुझे रहने के लिए वो जगह दिखा दीजिए। कुणाल जो उसे देखते हुए कहता है, क्या वो अंदर किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? जी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे यहाँ से ले चलिए। कुणाल जो जिया को देखते हुए कहता है, रिलैक्स, पहले तुम कुछ खा पी लो, उसके बाद चलते हैं। जिया जो कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, बस आप मुझे रहने के लिए घर दे दीजिए, मैं कल से काम भी शुरू कर दूंगी। कुणाल उसको इस हालत में देख करके थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर वो उसकी बात मानते हुए उसे गाड़ी में ले जा करके बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ जाता है। वहीं यूपी के लखनऊ शहर में एक आलीशान बंगलों में एक लड़की जो हॉल में खड़ी कई लोगों की नज़रों के शिकार बनी हुई थी। उसके अपने ही घर वाले उसे खा जाने वाली नज़र से घूर रहे थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। उसकी माँ जो कि उसके सामने आकर के उसके बाल को पीछे से ज़ोर से पकड़ती हैं और अपनी तरफ उसका चेहरा घुमाते हुए कहती हैं, मैंने कितने बार पूछने की कोशिश की इस लड़की से, लेकिन ये है कि अपनी ज़ुबान ही नहीं खोलती। इसने ही बिगाड़ा है, इसने ही बिगाड़ा है जिया को। ज़रूर इसने ही सह दिया होगा और बोला होगा कि तू जा बहन, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, यहाँ पर तो मैं संभाल लूँगी सब। वहीं उसके पापा भी उसको ज़ोर से डांटते हुए कहते हैं, नेहा कुछ पूछ रहे हैं हम, क्या चाहती हो? मार खाना चाहती हो? ऐसी हरकतें करके मजबूर करते हो कि हम इतनी बड़ी बेटी पर हाथ उठाएं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन किस हालत में है? पता नहीं कौन से शहर में, कौन से कोने में, किस जगह पर होगी, वो सेफ भी होगी या नहीं। नेहा जो धीरे से कहती है, इस घर से तो ज़्यादा ही सुरक्षित होगी वो वहाँ पर। तभी उसकी मॉम उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती हैं, बदतमीज़, तुझे क्या लगता है इस घर में उसे सुकून नहीं मिलता? उसे हम खाना देते हैं, हम उसको जीने का हक दिए हैं, हम उसके माँ बाप हैं और यहाँ पर सारे परिवार वाले उसके बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम बच्चे अपनी मर्जी के मालिक। तुम्हें क्या लगता है हम कसाई हैं? हम तुम लोगों के बारे में सोचते नहीं? अगर हम तुम लोगों के लिए प्रोटेक्टिव भी बनते हैं तो वो हमारा केयर होता है। नेहा जो अपने मन में ही कहती है, ऐसा केयर जिससे इंसान घुट घुट करके मर जाए। अगर इसे प्यार कहते हैं तो फिर नफरत ही बेहतर है। जिया को तो मैं कभी वापस नहीं आने दूंगी। भगवान करे वो जहाँ भी रहे सेफ रहे और कोई हो जो उसका ख्याल रखने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। वहीं जिया के चाचा विश्वास त्रिपाठी जो नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए भैया, मैं इसे अपनी तरीके से डील करूँगा, बताएगी कैसे नहीं ये लड़की। और वो नेहा का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ उसी के कमरे में ले जाते हैं। नेहा को पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी इस वक्त उसकी आंखों में ज़रा भी डर नहीं था, बल्कि उसकी बहन के लिए उसे खुशी और उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। विश्वास जो उसको अंदर लाते हुए कहते हैं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसके बाद मेरा ज़ुबान नहीं, मेरा हाथ काम करेगा और तुम बताओगी मुझे। नेहा जो रोते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया चाचू, सच में। विश्वास जो अपने हाथ से बगल में रखे एक लकड़ी को उठाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है फिर देखता हूँ कब तक नहीं बताती हो तुम। और हॉल में सारे परिवार वालों को नेहा की चीखें सुनाई देने लगती हैं, मगर वहाँ पर तो किसी को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ कुणाल जो जिया के साथ गाड़ी को कैफे के सामने ले आता है और उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, आराम से उतरो। जिया जैसे ही बाहर की तरफ उतरती है, वो आसपास की जगह को देखते हुए कहती है, ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत प्यारी है, यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी मुझे।
कुणाल जो उसके मासूम सवाल को सुनते हुए कहता है, हाँ, ऊपर वाला एरिया स्टाफ के लिए है, तुम वहीं पर रहोगी। जिया जो कुणाल की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे पास अभी इसके लिए एडवांस में पैसे नहीं है, मैं बाद में पे कर सकती हूँ। कुणाल जो जिया की बात सुनते हुए अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, इस बारे में तो मुझे बॉस से बात करनी पड़ेगी। चलो फिर तुम्हें रूम भी दिखा देता हूँ और वहाँ पर तुम खुद बात कर लेना सर से। जिया जो अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, मैं नहीं बात कर सकती उनसे, आप ही कर लीजिएगा प्लीज़। कुणाल जो उसको देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे डरते तो सब है उनसे, लेकिन तुमने तो अभी तक उनसे कोई बात भी नहीं की और ना ही तुम उनसे मिली हो, फिर भी इतना डर रही हो। जानती हो क्या तुम रेहान अग्निहोत्री के बारे में? जिया जो कहती है, नहीं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। कुणाल जो उसके बैग को अपने हाथ में लेता है और दूसरी तरफ फ़ोन को अपने कान के पास लगाते हुए जिया से कहता है, अच्छा है, ना ही जानो तो बेहतर होगा। जिया उसके बात का ज़्यादा मतलब नहीं समझ पाती। वहीं ऊपर गार्ड में एक केशव नाम का आदमी बैठा हुआ था। कुणाल जो उसे इशारा करता है तो वो दरवाज़ा खोल करके जिया को अंदर आने का इशारा कर देता है। जिया जैसे उस रूम में एंटर होती है, वो आसपास के नज़ारे को देखते हुए कहती है, ये तो काफ़ी महंगी जगह है, इसका तो बहुत ज़्यादा रेंट होगा ना। कुणाल जो उसके बैग को टेबल पर रखता है और उसे काउच पर बैठने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी तरफ रेयांश फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, क्या हो गया? कुणाल जो फ़ोन को स्पीकर पर करते हुए कहता है, सर, उस लड़की को मैं लेकर आ गया हूँ। वैसे रेंट कितना देना होगा उसे? वो पूछ रही थी। अभी उसके पास पैसे वगैरह नहीं है, वो अनाथ है ना, तो अभी उसके पास। रेयांश जो कहते हैं, पता है मुझे, अनाथ है, उसका नाम शमा है एंड व्हाटएवर। तो मैं बताऊं कि उसको रेंट कितना देना है, इसके लिए बात कर रहे हो तो मुझसे? कुणाल जो कहता है, सॉरी सर, पर मैंने सोचा आपसे बात करा दूं। रेयांश जो कहते हैं, क्यों, मुझसे क्यों बात करानी? अब इन सारे छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं हैंडल करूं? मेरे पास और कोई काम नहीं है। कुणाल ने वैसे भी इतना बड़ा डिसीजन अपने मन से ले लिया था, भले ही उसने सिर्फ रेयांश से परमिशन मांगी थी, जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ों को, हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को रेयांश को अपडेट करता रहता था। अचानक से रेयांश को गुस्सा आ जाना, ये कोई ताजुब की बात नहीं थी, इसकी आदत लग चुकी थी कुणाल को। रेयांश की आवाज़ इस वक्त सिर्फ कुणाल नहीं बल्कि जिया भी सुन रही थी और वो और ज़्यादा हड़क जाती और अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है। कुणाल उसको फिर से बैठने का इशारा करता है और उसके बगल में आकर बैठते हुए धीरे से जिया से कहता है, तुम कितना रेंट दे सकती हो? अभी रेयांश कॉल पर ही थे और वो फ़ोन को कट करने ही वाले थे कि तभी जिया जो कहती है, मुझे रेस्टोरेंट में काम करने में जितना मिल जाएगा आप सब रख लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत उसमें से मैं रख लूँगी। 500-1000 तक मेरा खर्चा चल जाएगा, उसके बाद बचा कुछ पैसा आप लोग को दे दिया करूँगी। वैसे तो रेयांश फ्रस्ट्रेशन में फ़ोन कट करने वाले थे, मगर जिया के इस तरह डरी सहमी आवाज़ सुन करके अपने फ़ोन को अपने कान पर लगा लेते हैं। कुणाल जो कहता है, रेस्टोरेंट में स्टार्टिंग में सैलरी 7000 मिलती है, धीरे धीरे तुम्हारे काम के साथ इंक्रीमेंट होता रहेगा। 3000 तुम अपने पॉकेट खर्च के लिए रखना, 4000 इस घर का रेंट होगा, मंजूर है? जिया जो कहती है, बहुत है मेरे लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कुणाल जो कहता है, नहीं नहीं, इसके साथ तुम्हें खाना वगैरह भी फ्री मिलेगा। जिया जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, बहुत बहुत थैंक यू आपको, मेरे लिए आप भगवान से कम नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी कोई ठिकाना मिल जाएगा। कुणाल जो फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे मैं नहीं, ये तो रेयांश सर की मेहरबानी है, उनके बिना परमिशन के मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो तुम सर को बोलो ना। और ये बोलते हुए वो फ़ोन को जिया के हाथ में थमा देता है और इशारा करते हुए कहता है, बोलो थैंक यू। एक कांपते हाथों से फ़ोन को उठाती है और अपने कान पर लगाते हुए धीरे से कहती है, थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एहसान किया है आपने, शायद ही मैं इस एहसान को कभी चुका पाऊँगी, थैंक यू अगेन। और ये बोल करके वो कुणाल को फ़ोन दे देती है। इस वक्त प्रियंका जो कि रेयांश के केबिन के अंदर आते हुए कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी रेयांश अपने हाथ से उसको चुप रहने का इशारा करते हैं और कुणाल से कहते हैं, फ़ोन कट मत करना और उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करो। कुणाल जो अपनी जगह से खड़ा होता है और थोड़ा साइड में आते हुए कहता है, सर, पर मैं क्या जानने की कोशिश करूं? और फिर वो भी काफ़ी थक गई है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट आई है, मुझे लगता है उसे रेस्ट। कि तभी रेयांश कहते हैं, तुम्हें बहुत फिक्र है उसके रेस्ट की?
कुछ भी बुलवाओ उससे। कुणाल जो थोड़ा चौंकते हुए कहता है, अब क्या मतलब सर, कुछ भी बुलवाओ मतलब? रियांश कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर हर वॉइस। कुणाल को ये थोड़ा अजीब लगता है कि रियांश आखिर किसी लड़की की आवाज़ में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब रियांश का ऑर्डर था तो कुणाल को मानना पड़ता है और वह फिर से जिया के बगल में आकर बैठते हुए कहता है, तुम शमा हो राइट? जिया जो कहती है, हाँ शमा। कुणाल जो उससे आगे पूछता है, शमा तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जिया उसके सवाल से थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, जी खाने में क्या पसंद, इससे क्या लेना देना? कुणाल जो कहता है, अरे नहीं, जो पसंद होगा आज वही बनेगा तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम हॉस्पिटल से आई हो तो तुम्हारा मन कर होगा ना तुम्हारी फेवरेट चीज़ खाने का। जिया जो खुश होते हुए कहती है, वैसे इतना ज़्यादा मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। कुणाल जो उससे पूछता है, पसंद नापसंद नहीं है मतलब? ये तो सबका होता है ना, कोई कुछ खाना चाहता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तुम्हें भी तो कुछ ज़रूर पसंद होगा। जिया जो कुछ सोचते हुए कहती है, हर किसी को ये हक नहीं मिलता कि वो अपनी पसंद नापसंद को चूज़ कर पाए। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जो मिल जाता है खा लिया करती हूँ, जैसे जैसे मिलता है वैसे रह लेती हूँ। मुझे डिमांड्स करने की आदत नहीं है। कुणाल उसकी बात का अलग मतलब समझते हुए कहता है, कोई नहीं, अब तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे पास अपनी लाइफस्टाइल होगी, उसके बाद तुम जैसे चाहोगी वैसे जी सकती हो। परेशान नहीं होना। और ये बोल करके वो खड़ा होता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। और वहीं वो रियान से कहता है, सर अभी ज़्यादा क्या ही बात करूँ उससे? रियान उससे कहते हैं, ओके। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। उनके कान से लेकर उनके दिमाग में जिया की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। वहीं सामने प्रियंका जो कि स्टैचू बन करके खड़ी होकर रियांश को ही देखे जा रही थी। रियांश उसको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहते हैं, क्या है? प्रियंका जो रियांश से कहती है, घूमने का क्या प्लान बना, हम जाने वाले? रियांश गुस्से में खड़े होते हैं और प्रियंका को देखते हुए कहते हैं, बहुत शौक है तुम्हें घूमने का, चलो। और ये बोलकर वो अपने फ़ोन को हाथ में लेते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं और एक एम्प्लॉय को अपनी तरफ इशारा करके बुलाते हुए कहते हैं, सरेश इन्हें दुबई घूमना है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक इनका मन नहीं भर जाता तब तक घुमाते रहना। और फिर वो वहाँ से जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, और हाँ, इसे मेरे मेंशन ले आने की ज़रूरत नहीं है। जिस होटल में मेरा रूम बुक है 3014, उसे मैं ले जा कर के छोड़ देना ऐसे। प्रियंका जो दौड़ कर रियांश के पास आते हुए कहती है, अरे पर मैं अकेले कैसे रहूँगी, आप ऐसा तो मत करिए ना। रियांश जो प्रियंका की तरफ बिना देखे ही कहते हैं, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी आवाज़ से इरिटेशन होती है मुझे। अगर दुबई में रहना है तो तुम मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। और अपने दिमाग में जो भी फालतू ख्याल बुन रही हो उसे निकाल करके फेंक दो। ये मत समझना कि तुम मेरे फैमिली को प्रेशर करवा करके मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। मेरा दिमाग सनक गया तो तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा फायर करने में। नाउ गेट लॉस्ट। और ये बोल करके वो बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। वहीं प्रियंका जो निराश होकर के अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। सरिश उसके पास आते हुए कहता है, चलना है घूमने? चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें दुबई, काफ़ी खूबसूरत। कि तभी प्रियंका जो उसकी तरफ देखती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, जाओ अकेले घूमो और मरो तुम, मुझे नहीं घूमना तुम्हारे साथ। और ये बोल करके वो गुस्साते हुए अपने कैबिन की तरफ निकल जाती है। रियाज अभी लिफ्ट के पास पहुंचते हैं कि तभी उनकी नज़र उनके हाथ में लिए हुए फ़ोन पर चली जाती है और उस फ़ोन को देखते ही उन्हें जिया की आवाज़ याद आने लगती है। वो एक तिरछा स्माइल पास करते हुए खुद से कहते हैं, शमा, आखिर क्या शौक लगा है तुम्हें झूठ बोलने का, हर बात पर झूठ। ये लड़की वाकई में काफ़ी मिस्टीरियस है। और फिर उनको फिर से जिया के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी मचती है और फिर अपने कैबिन में आ करके सारे फाइल्स को साइड करके उसी डायरी को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, चलो आज देखता हूँ तुम्हारे और कितने सीक्रेट्स छुपा रखे हैं तुमने। आइए जानते हैं जिया की डायरी और क्या क्या सच उगलने वाली है और क्या पता चल जाएगा रियांश अग्निहोत्री को जिया की सारी सच्चाई। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।